हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेसन 6 जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले जल क्या है। प्राचीन काल से जल को एक तत्व माना जाता था, परंतु वैज्ञानिकों ने खोज से यह सिद्ध कर दिया कि जल कोई तत्व नहीं है बल्कि एक यौगिक है। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। जल में 2 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन और 1 अंश ऑक्सीजन का होता है। सबसे पहले इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक रसायन शास्त्री ने यह खोजा कि जल कोई तत्व नहीं है, वरन यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बनता है। जल हमें प्रकृति से शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते इसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, जिससे जल अशुद्ध हो जाता है। अब जल का संगठन भी, जल क्या है? जल एक रासायनिक यौगिक है। इसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होती है और इसीलिए इसका सूत्र H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, क्योंकि इसमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिली होती है और इसे एक यौगिक माना जाता है। जल 3 रूपों में पाया जाता है। ठोस जल क्या है? जल के ठोस रूप को बर्फ कहा जाता है। यदि जल को 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड में तापमान पर लाया जाए तो वह जल ठोस के रूप में बदल जाता है। जो जल का ठोस रूप होता है वो बर्फ होती है और बर्फ वायुमंडल की ऊष्मा के कारण पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखा होगा कि बर्फ को अगर हम रख दें तो वो वायुमंडल की ऊष्मा के कारण पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। फिर दूसरा रूप है जल का द्रव जल की पहली अवस्था माना जाता है और जो हम पीने के लिए जल उपयोग करते हैं ये द्रव रूप में होता है। तीसरा वाष्प रूप में जल को जब हम किसी बर्तन में रख करके या किसी गर्मी के कारण जब वो परिवर्तित होता है, उसमें से जो भाप निकलती है वो जो है जल का वाष्प रूप है, जिसे भाप कहते हैं। जैसे कि प्रेशर कुकर से भाप निकलते हुए देखा होगा, जिसमें भोजन काफ़ी शीघ्रता से पकता है। इसका प्रमुख कारण वाष्प दाब है। वाष्प दाब से ही रेल का इंजन चलाया जाता है। जो भाप होती है ये जल का तीसरा रूप है, जो गैस रूप में पाया जाता है। जैसे कि देखा होगा समुद्रों, नदियों का जल जब सूर्य की गर्मी पाकर वाष्पीकरण होता है तो बादल बनते हैं। जो सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, जिससे बादल बनते हैं और वो जल पुनः बादल वर्षा करते हैं, जिससे पुनः जल पृथ्वी पर आ जाता है। अब जल की उपयोगिता क्या है? जल की उपयोगिता हमारे शरीर के लिए भी है और सार्वजनिक कार्यों के लिए भी है और दैनिक जीवन में भी जल की विभिन्न प्रकार की उपयोगिताएं होती हैं। मनुष्य के शरीर का भार लगभग 3/4 भाग जल ही होता है। शरीर निर्माण और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। जल हम पीने के लिए उपयोग करते हैं। जब हमको तेज प्यास लगती है तो हमें जल के द्वारा ही हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसके अलावा जल हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसको तरल बनाता है और जो हमारे शरीर की अशुद्धियां हैं, गंदगी है, उसको मल मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है और इसके अलावा जल की सहायता से ही हमारी पाचन क्रिया संभव होती है। जल के द्वारा विभिन्न पाचक रसों का निर्माण होता है और पचे हुए तत्वों का अवशोषण भी जल के माध्यम से ही होता है। इसलिए जल हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। इसके अलावा दैनिक कार्यों में सबको पता है कि दैनिक कार्यों में जल की क्या उपयोगिता होती है।
जल सबसे पहले तो पीने के लिए और इसके अलावा जल शारीरिक अस्तित्व के अतिरिक्त मनुष्य के दैनिक कार्यों के लिए भी उपयोगी माना जाता है। भोजन पकाना, बर्तन साफ करना, स्नान करना, वस्त्र धोना, शौचालय की सफाई, फर्श की सफाई और पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। और सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। मनुष्य के शारीरिक और दैनिक कार्यों की पूर्ति के अतिरिक्त जल विभिन्न सामुदायिक कार्यों की भी पूर्ति करता है। जल खेत, बाग बगीचे और जो मनुष्य की खाद्य समस्या होती है, जैसे कि हम अनाज, जो खेतों में अनाज होता है, अगर जल न मिले तो जो हमारी फसलें हैं वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएंगी और हमें खाद्य समस्या हो सकती है। इसलिए जो खेतीबाड़ी का कार्य है, यानी कि कृषि कार्य है, विभिन्न पेड़ पौधे हैं, विभिन्न फसलें हैं, वो सब जल पर ही आधारित हैं। नदी, तालाब, कुएं तथा समुद्र का महत्व जल के कारण ही है। अगर जल न होता तो नदी, तालाब, कुएं और समुद्र का कोई महत्व नहीं है। अग्नि बुझाने में जल के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर नालियों की स्वच्छता के लिए भी जल आवश्यक है। नालियों की सफाई है या विभिन्न सार्वजनिक स्थलों की सफाई है, वो जल के माध्यम से ही हो सकती है। विभिन्न उद्योगों में भी जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आजकल जल द्वारा विशाल पैमाने पर विद्युत शक्ति व वाष्प शक्ति उत्पन्न करके बड़े बड़े कारखाने और उद्योग धंधे चलाए जाते हैं और इसके माध्यम से रेलें भी चलाई जाती हैं। इसी विद्युत शक्ति से रात में प्रकाश व्यवस्था होती है, गर्मियों में पंखे, कूलर चलते हैं, वातानुकूलित यंत्र और विभिन्न विद्युत यंत्र भी जल के द्वारा ही संभव होते हैं, जिससे जीवन को सुविधापूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। इस प्रकार जल मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं में सहायक होकर उसके जीवन को सरल बनाता है तथा उसका अस्तित्व बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा प्रतिदिन एक मनुष्य को ये कहना कठिन है कि एक मनुष्य को प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अनिवार्य रूप से ऐसी होती हैं जिसमें व्यक्ति को जल की आवश्यकता होती है। हमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य को प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है इसके संबंध में कोई अभी नियम नहीं है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को अपने प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे कि पीने के लिए 10 लीटर, भोजन आदि बनाने के लिए 3 लीटर, स्नान करने के लिए 40 लीटर और वस्त्र आदि की सफाई के लिए 15 लीटर, बर्तन घर की सफाई के लिए 15 लीटर, शौचालय की स्वच्छता के लिए 14 लीटर, रोजगार उत्पादन के लिए 22 लीटर, नाली और सड़क की सफाई के लिए 21 लीटर। अतः कहा जा सकता है कि कम से कम 140 लीटर जल की आवश्यकता प्रतिदिन मनुष्य को हो सकती है और बल्कि इससे अधिक भी होती है, लेकिन कम से कम 140 लीटर जल की आवश्यकता प्रतिदिन व्यक्ति को होती है। जहाँ तक व्यक्ति के जीवन निर्वाह का प्रश्न है तो व्यक्ति को प्रतिदिन मात्र 1 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आवश्यक कार्यों में 140 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पीने के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा घर में जितने भी होने वाले क्रियाकलाप हैं उनमें भी जल की आवश्यकता होती है। फिर जल प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल प्राप्ति के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कि सबसे पहला जल का मुख्य स्रोत है समुद्र। फिर समुद्र जो जल का स्रोत है, ये हम कह सकते हैं कि जल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। यह यातायात का माध्यम भी है। समुद्र से प्राप्त जल का प्रयोग अनेक कार्यों में उपयोगी होता है। इससे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी चलते हैं। समुद्र से नमक बनाया जाता है। समुद्र के नीचे तली में खनिज पदार्थ
पाए जाते हैं। गर्मी पड़ने पर समुद्र का जल भाप बनकर आकाश में उड़ता है और इससे वायुमंडल में संघनित होता है और पहाड़ों से टकराकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। कुछ जल, वर्षा के द्वारा जो जल आता है पृथ्वी पर, उसमें से कुछ नदियों में पहुंच जाता है, कुछ को पृथ्वी सोख लेती है, कुछ आसपास के गड्ढों में भर जाता है, कुछ जो जल होता है वो जो है पृथ्वी सोख लेती है और नदियों के जल का कुछ अंश वाष्प बन जाता है जो कभी वर्षा तथा कभी तरल रूप में पाया जाता है। परंतु जल का कोई भी भाग व्यर्थ नहीं जाता है। पृथ्वी पर जल का चक्र सागर के माध्यम से बना ही रहता है। पृथ्वी पर जल का चक्र सागर के माध्यम से बना रहता है कि जैसे कि समुद्र का जल भाप बनकर उड़ता है, उससे बादल बनते हैं, बादल से पुनः वर्षा होती है, वर्षा से कुछ भाग समुद्र में पुनः जाता है, कुछ नदियों में जाता है, कुछ तालाब में, झीलों में, झरनों में जाता है और कुछ को पृथ्वी सोख लेती है और उसके बाद में वही जल फिर भाप बन करके उड़ता है जिससे बादल बनते हैं और पृथ्वी पर और वर्षा होती है। जो वर्षा का जल होता है अत्यंत शुद्ध होता है, लेकिन जब तक ये हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, धूलें होती हैं जो जल को दूषित कर देती हैं और इस प्रकार से पृथ्वी पर जल का चक्र चलता रहता है। दूसरा जल का स्रोत है वर्षा। समुद्र की लंबी चौड़ी सतह से सूर्य की गर्मी के द्वारा बहुत सा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में मिलता है तथा बादल बन जाता है। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वाष्पीकरण होता है जल का जिससे बादल बनते हैं और जब पर्वतों से कम तापमान होने के कारण यही बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है। कुछ वर्षा और कुछ ओस, ओले अथवा बर्फ के रूप में पृथ्वी पर पुनः आ जाते हैं। पर्वतों पर कम तापमान के कारण यही जल वर्षा के रूप में बदल जाता है और पृथ्वी पर वर्षा का जल कुछ पृथ्वी सोख लेती है, कुछ बहता हुआ नदी और समुद्रों में पुनः मिल जाता है। वर्षा का जल नितांत शुद्ध होता है, परंतु इसका शुद्ध रूप प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि ये जब वायुमंडल से गुजर कर पृथ्वी तक पहुंचता है तो इसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। लोग जिन क्षेत्रों में जल का अभाव होता है, जल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर लोग अपनी अपनी छतों पर टंकियाँ बनवाकर वर्षा के जल को एकत्र करके रखते हैं। अतः यह जल पृथ्वी पर आते आते अपने विभिन्न गंदगी व कठोरताएं घोल कर शुद्ध हो जाता है क्योंकि जल एक अच्छा विलायक होता है। विलायक का मतलब कि इसमें कोई भी चीज़ होती है आसानी से घुल जाती है और इसी गुण के कारण ये बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाता है। फिर तीसरा जल का स्रोत है नदियाँ। नदियाँ भारत में जल प्राप्ति का एक अच्छा साधन मानी जाती हैं। पहाड़ों की बर्फ जल अधिक तापमान के कारण पिघलती है तो जल के रूप में अपना रास्ता बनाती हुई मैदानों में नदी रूप में प्रवाहित होने लगती है। नदियाँ जहाँ से बहती हैं वहाँ की स्थानीय शुद्धियों को अपने साथ बहा ले जाती हैं और जहाँ पर नदी के किनारे औद्योगिक नगर बसे हैं वहाँ के कारखानों और नालों से निकलने वाली गंदगी जल को दूषित कर देती है। जैसे कि कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है, बनारस गंगा नदी के तट पर बसा है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ बसा है, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा है। तो यहाँ पर जो औद्योगिक कारखाने हैं उसमें से जो विभिन्न प्रकार की गंदगी निकलती है, अशुद्धियाँ निकलती हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनको नदियों के किनारे या नदियों में बहा दिया जाता है। इससे नदियों का जल दूषित हो जाता है। इसके अलावा जो नगरों से निकलने वाली नालियाँ हैं और सेप्टिक टैंक वगैरह हैं वो भी नदियों में मिला देने से नदियों का जल दूषित होता है। इसके अलावा
जो शवों को बहाने की प्रथा है नदियों में, और मरे हुए व्यक्ति को जलाने के बाद उसकी राख और अस्थियों को नदियों में डालने की प्रथा, और जो पूजा पाठ करने पर निकलने वाली जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको नदी तालाब आदि में विसर्जित करने से जल दूषित हो जाता है। और इस प्रकार से जो नदी का जल है वो दूषित हो जाता है। केवल नदी के उद्गम स्थान तथा जहाँ किनारे पर शहर नहीं बसे हैं वहाँ का जल शुद्ध होता है और वो पीने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर नदियों का जल पिया जाए तो उसको शुद्ध करके ही उपयोग में लाना चाहिए। नदी के जल की विशेषताएं। नदी का जल तीव्र प्रवाह एवं सूर्य की तीव्र किरणों के कारण शुद्ध होता रहता है। नदी का जल का जो प्रवाह होता है अत्यंत तीव्र होता है, बहुत वेग से जो है नदियाँ बहती हैं, इससे जो है उसमें गंदगी नहीं रह जाती है। इसके अलावा जो सूर्य की किरणें उसमें सीधी पड़ती रहती हैं तो सूर्य की किरणें भी जल को शुद्ध करने का कार्य करती हैं। नदी का जल अपेक्षाकृत अंतःस्थलीय जल से शुद्ध होता है क्योंकि इसमें स्थानीय खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं। नदी में रहने वाले जीव जंतु जल की अशुद्धियों को नष्ट करते रहते हैं, इससे नदी का जल शुद्ध हो जाता है। नदी के जल पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें तथा वायु का संपर्क होता रहता है, इससे इसमें विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाले रोगाणु नष्ट होते रहते हैं। नदियों का जल अशुद्ध होने के कारण हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो औद्योगिक कारखाने हैं, कपड़े धुलने से, स्नान करने से, और जो नालियों का पानी है और नगरों से निकलने वाला कूड़ा करकट है, अवशिष्ट पदार्थ है, इनको डालने से नदी का जल अशुद्ध हो जाता है। फिर भी अगर हमको नदियों का जल प्रयोग करना पड़े तो हमें शुद्ध कर ही नदियों का जल पीना चाहिए। नदी के जल को अशुद्ध होने से बचने के उपाय। नदी के जल को दूषित होने से बचने के लिए कुछ उपाय हैं। अगर हमें नदियों का जल पीने के लिए या भोजन बनाने के लिए प्रयोग करना पड़े तो उसके लिए कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि नदी का जल अगर पीना है तो आसपास नहाने धोने, जानवर नहलाने, गंदे नालियों को मिलाने पर रोक लगनी चाहिए। यदि कोई सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था के अभाव में नदी का जल प्रयोग करना चाहे तो उसे नदी के साफ किनारे का जल ही उबाल करके प्रयोग में लाना चाहिए। फिर अगला स्रोत है जल का झीलें। झीलें दो प्रकार की होती हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम ये बांधों द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ तीन ओर से पहाड़ियाँ हों और भूमि निचली हो, वहाँ चौथी ओर से बांध बना दिया जाता है। उसमें वर्षा ऋतु में जल एकत्रित हो जाता है जो सिंचाई व पीने के काम आता है। अब ऐसी ही झीलें विद्युत उत्पादन के लिए बनाई जाती हैं, जैसे पंजाब में भाखड़ा डैम, ये कृत्रिम झील है। फिर अगली प्राकृतिक झीलें, जहाँ निचली भूमि होती है, उसमें वर्षा काल में पानी भर जाता है। यदि इसमें जल पहाड़ियों से आता है तो यह वर्षा का जल है तथा वह क्षेत्र साफ होता है तो वह जल प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से झीलें दो प्रकार की होती हैं, कृत्रिम झीलें और प्राकृतिक झीलें। कृत्रिम झीलें जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं और प्राकृतिक झीलें जहाँ पर प्रकृति के द्वारा ही निचली भूमि होती है, वहाँ वर्षा काल में पानी भर जाता है और उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। फिर अगला स्रोत है तालाब। झीलों की भांति वर्षा का जल तालाबों में एकत्र होता रहता है। बहुत से गांवों में जल प्राप्ति का यही एक साधन होता है तथा विशेषकर उन स्थानों पर जहां भूमि पथरीली है और कुएं खोदना कठिन है, वहां पर प्रायः तालाबों का पानी ही पीने और खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन तालाबों का पानी
अगर ज़्यादा समस्या हो तभी उसको शुद्ध करके उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तालाब का पानी एक जगह पर एकत्रित रहता है, इसलिए वो जो है अशुद्ध होता है, उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर जल का ज़्यादा अभाव है वहाँ पर लोग जल के अभाव में तालाब का जल ही उपयोग में लाते हैं, जो विभिन्न कारणों से अशुद्ध हो जाता है। गांव के लोग तालाब में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं। जितना कूड़ा करकट होता है लोगों के घरों से निकलने वाला, वो नदियों वो तालाबों में डालते हैं। गांव की नालियाँ या मोहल्ले की नालियों को तालाब से जोड़ देते हैं। अगर तालाब के आसपास पेड़ पौधे हैं तो उसकी पत्तियां भी उसमें गिरती हैं और सड़ती हैं, जिससे जल दूषित होता है। और जो रुका हुआ जल होता है, स्थिर जल होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे वो बहुत ही अशुद्ध हो जाता है। अगर तालाब के जल को शुद्ध रखना है, अशुद्ध होने से बचाना है, तो उसके लिए भी कुछ उपाय रखने चाहिए। जैसे कि तालाब में स्नान करने पर रोक लगनी चाहिए, तालाब में पशुओं को नहलाने पर रोक लगनी चाहिए, तालाब के आसपास तार लगवा देना चाहिए जिससे कि उसमें जानवर न जाएं, और तालाब के आसपास पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। तालाब में समय समय पर दवा डलवानी चाहिए, उसमें उगने वाली वनस्पतियों को साफ करवाते रहना चाहिए, उसमें कपड़ा धोने पर रोक लगनी चाहिए। साबुन आदि का पानी तालाब में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा तालाब में छोटी छोटी मछलियाँ डलवा देनी चाहिए, जिससे तालाब का पानी शुद्ध होता रहे। मछलियाँ जल को शुद्ध करती हैं, इसलिए जहाँ पर तालाब हों तो तालाबों के जल को शुद्ध करने के लिए छोटी छोटी मछलियों को तालाब में डलवा देना चाहिए। तालाब का जो जल प्रयोग में लाया जाए उसे बाल्टी या पंप के द्वारा निकाला जाए और उसे शुद्ध करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। तालाबों को काफ़ी गहरा बनवाना चाहिए, क्योंकि उथले तालाबों का पानी ज़्यादा अशुद्ध माना जाता है। फिर स्रोत एवं झरने, अगला स्रोत है स्रोत। जब पृथ्वी वर्षा का जल कुछ सोख लेती है तो कहीं कहीं पर पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं, जैसे कि पानी जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी जो जल सोख लेती है, और जब सोखती है तो जल पृथ्वी के अंदर तक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर कोई चट्टान का अवरुद्ध हो जाने से वहाँ पर जल नीचे तक नहीं जा पाता है, और वो दूसरी स्थान पर वहीं पृथ्वी के आसपास कहीं से फूट करके निकलने लगता है। और जब ये फूट करके बाहर आ जाता है तो इसी फूटे हुए जल को, जो पृथ्वी से जो फूटा हुआ जल निकलता है, इसी को स्रोत कहते हैं। जैसे कि जो वर्षा का जल होता है पृथ्वी सोख लेती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर कोई चट्टान पड़ जाती है, जिसके अवरुद्ध करने से जो जल अंदर तक पहुंचता है वो चट्टान के नीचे तक नहीं जा पाता है, और वहीं आसपास में जब ज़्यादा जल एकत्र हो जाता है, आसपास में ही पृथ्वी पर कहीं से एक छिद्र के रूप में जल फूटकर बाहर निकलने लगता है, और इसी को जल स्रोत कहते हैं। जहाँ पर भूमि कोमल होती है वहीं पर ये जो है भूमि को फोड़कर बाहर आ जाता है, और इस प्रकार से जो जल के स्रोत हैं वो भी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि धरातल स्रोत। पृथ्वी के अंदर पहली सतह से फूटने वाले स्रोत को धरातल स्रोत कहते हैं। जो पहली सतह से फूटता है, पहली सतह से जो जल निकलता है, उसे धरातल स्रोत कहते हैं। ये स्रोत पृथ्वी के बहुत कम गहराई से प्राप्त होते हैं, और ये स्रोत बरसाती होने के कारण बरसात के बाद सूख जाते हैं। जैसे कि पानी, जैसे बरसात हो रही है तो उस समय पानी की अधिकता हो गई तो पृथ्वी से अपने आप जब जल एकत्र हो गया तो बाहर फूट के निकलने लगा, और जब वर्षा का समय समाप्त हो जाता है तो ये स्रोत अपने आप सूख जाते हैं। जो दूसरा स्रोत होता है प्रमुख स्रोत, ये स्रोत पृथ्वी के अंदर पर्याप्त गहराई से फूटते हैं और लगातार बहते रहते हैं। ये
प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। इन्हें निरंतर स्रोत भी कहते हैं। निरंतर का मतलब ये लगातार बहते रहते हैं और पृथ्वी के धातु और लवण भी इसके जल को कठोर बना देते हैं। इन्हें प्रमुख स्रोत कहते हैं। फिर उष्ण स्रोत ये प्रायः उन स्थानों पर निकलते हैं जहाँ पर कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या पहले हो चुका होता है। इनका जल गर्म होता है। बिहार का राजगीर स्रोत और मुंबई का वज्रेश्वरी उष्ण स्रोत है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के स्रोत हो गए, धरातल स्रोत, प्रमुख स्रोत और उष्ण स्रोत। अगला आता है गंधक या लवणीय स्रोत। जिन स्रोतों के जल में गंधक या अन्य खनिज लवण अधिक मात्रा में मिले रहते हैं उन्हें लवणीय स्रोत कहते हैं या इन्हें गंधक के स्रोत कहते हैं। जो लवणीय स्रोत होते हैं या गंधक वाले स्रोत होते हैं ये त्वचा के रोगियों के लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर किसी को त्वचा से संबंधित बीमारियां हों तो उसे गंधक या लवणीय स्रोत के जल से स्नान करना चाहिए, जिससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। देहरादून की सहस्त्रधारा इसी प्रकार का स्रोत है। इसे गंधक का स्रोत कहते हैं। स्रोत से मिलते जुलते झरने भी जल को प्राप्त करने के साधन हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जब जल स्रोत के रूप में फूटकर ऊंचाई से गिरने लगता है तो ऐसे जल को झरना कहते हैं। स्रोत और झरना लगभग एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से फूट करके ऊंचाई से गिरने लगते हैं तो ऐसे जल को झरना कहते हैं। झरने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर अगला स्रोत है कूप या कुएं। गांव में रहने वाले हमारे देश के अधिकांश व्यक्तियों को पीने के लिए जल कूपों से ही प्राप्त होता है और प्राचीन काल में कुओं का प्रयोग जल को प्राप्त करने के लिए किया जाता था। कहीं कहीं पर नगरों में, शहरों में भी आजकल भी प्राचीन कुएं देखने को मिलते हैं। पीने के अतिरिक्त किसान इनसे अपने खेत की सिंचाई भी करते थे। वर्षा का जल जो पारगम्य स्तर से होता हुआ पृथ्वी के भीतर चला जाता है, वह भीतर जब किसी अपारगम्य स्तर पर पहुंचता है तो वहीं एकत्र हो जाता है और इस अपारगम्य स्तर पर रुके जल को प्राप्त करने के लिए हम पृथ्वी में गड्ढा खोदते हैं, जिसे कूप या कुएं के नाम से जाना जाता है। कुएं भी कई प्रकार के होते हैं। पृष्ठीय उथले कुएं और गहरे कुएं। गहरे कुएं का जल ज़्यादा शुद्ध होता है। इनमें अंतर भी पाया जाता है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे जो उथले कुएं होते हैं इनकी गहराई कम होती है और इसी कारण से इनका जल अशुद्ध हो सकता है, लेकिन जो गहरे कुएं हैं इनकी गहराई अधिक होती है। इनकी गहराई अधिक होती है, जिससे इनमें पाया जाने वाला जल शुद्ध होता है। और इसके अलावा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि कुएं को अधिक गहरा बनवाना चाहिए। कुएं के आसपास एक दीवार बनवा देनी चाहिए, जिससे बाहर की गंदगी कुएं में न जाने पाए। कुएं के अंदर की सतह दीवारें पक्की बनवानी चाहिए। कुएं के आसपास कपड़ा धोने और बर्तन साफ करने के लिए कुछ दूरी पर व्यवस्था होनी चाहिए। कुएं गंदे नाले नालियों के आसपास या शमशान घाट के पास नहीं होने चाहिए। कुएं के आसपास जानवर नहीं बांधने चाहिए और कुएं के ऊपर टीन या एक छप्पर नुमा टीन या कोई अन्य सेट रख देना चाहिए, जिससे उसमें पक्षियों की वीट या आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी गंदगी न गिरे। कुएं से पानी निकालने के लिए साफ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर कुओं में लाल दवाई डलवाना चाहिए और कुएं की सफाई करवाते रहना चाहिए और इस प्रकार से हम कुएं से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। फिर जल प्राप्ति का स्रोत आर्टिजन कुएं होते हैं। फ्रांस के आर्टिजन नामक प्रदेश में इनका प्रयोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसी प्रदेश के नाम पर इन कुओं का नाम आर्टिजन पड़ा। आर्टिजन कुएं फ्रांस के आर्टिजन नामक प्रदेश में
पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम आर्टिजन पड़ा। भारत में इस प्रकार के कुएं पांडिचेरी आदि स्थानों में भी हैं और इन कुओं का जल गहरे कुओं की भांति स्वच्छ और विश्वसनीय होता है। इस प्रकार के कुएं बनाने के लिए काफ़ी गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। अधिक खुदाई करने पर जल स्वयं फव्वारे के रूप में फूट पड़ता है। इस प्रकार का दबाव भूमि पर नहीं पड़ेगा, जहाँ की नीचे की भूमि गोलाई लिए हुए होगी। जब यंत्र द्वारा अधिक गहराई तक खोदा जाएगा और गोलाई लिए हुए उस अधोस्थल जल की ऊंची तह से नीचे होगा, तब भूमि में छेद होने पर जल दबाव से ऊपर उठेगा और यही आर्टिजन कुएं का रूप होता है। फिर अगला है पाताल तोड़ कुएं। तो कुएं भी 4 प्रकार के हमने पहले बताए हैं। एक तो उथले कुएं, दूसरे गहरे कुएं, तीसरे आर्टिजन कुएं और ये पाताल तोड़ कुएं। इसे आर्टिजन कुआं भी कह सकते हैं। यह पहाड़ या पठारों को खोद करके बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए बारूद या ड्रिल द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है, क्योंकि ये कठोर चट्टानें होती हैं और ये बारूद या ड्रिल के द्वारा ही तोड़ी जा सकती हैं। इस प्रकार के कुएं फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे कुएं हैं। इस कुएं से पीने का पानी प्राप्त करने के लिए चट्टान में छोटा छेद करके हैंडपंप तथा सिंचाई आदि के लिए बड़े छेद करके बिजली की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस कुएं का पानी अत्यंत शुद्ध और स्वच्छ होता है। फिर अगला जल का स्रोत है नलकूप या हैंडपंप। तो नलकूप या हैंडपंप आजकल सभी के घरों में होते हैं और सब लोगों ने देखे भी होंगे। नलकूप के लिए जमीन में छेद किया जाता है, परंतु यह आर्टिजन कुएं के छेद से छोटा होता है और इसमें लोहे के लंबे पाइप या प्लास्टिक के पाइप भी जल के स्तर तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद उस पाइप के ऊपर व गोलाई में प्लास्टिक का पाइप लगा दिया जाता है। पानी खींचने के लिए देखा होगा हैंडपंप जो होता है उसमें एक हैंडल होता है, उसके सहारे उसमें से पानी निकाला जाता है और इसके अलावा उसी में बिजली की मोटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे जेट पंप कहते हैं। नलकूप का पानी पीने के लिए शुद्ध होता है और आजकल घरों में इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है और हैंडपंप लगभग सभी के घरों में होता है।